आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से चर्चित कथाकार मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने मृदुला गर्ग जी को सुना। किस तरह वे नायाब औरतें पुस्तक से एक बेहद रोचक महत्वपूर्ण अध्याय को उन्होंने हम सबके लिए पढ़ा। मेरी मम्मी की नायाब सहेलियां, उनकी मां का युग, वह परिवेश, वह समय बिल्कुल जीवंत होकर आ सका। और उसके बीच एक लेखक किस तरह की बारीकियों के बीच अपने जिए हुए को अरसे बाद दर्ज करता है, इसकी वानगी भी हमने देखी। काफी लोगों ने कल के उस कार्यक्रम को सराहा, अच्छा लगा। मित्रों, आज हम लोग मृदुला गर्ग जी की शुरुआती दौर की कहानी और एक चर्चित कहानी हरी बिंदी को पढ़ेंगे। उसका पाठ होगा और यह छोटी सी कोशिश मेरी ओर से हो रही है। उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस कहानी को पहले पढ़ चुके हैं वे भी इस पाठ को पसंद करेंगे, और जो परवर्ती पीढ़ी या उनमें से कई लोग इस कहानी से अब तक किसी भी कारण से अनवगत हैं, तो उन्हें भी यह कहानी बांध पाएगी। कुछ इस तरह के व्यक्तिगत मनोभावों को अपनी कहानियों में मृदुला गर्ग पूरी शिद्दत के साथ पकड़ती हैं कि उन मनोभावों के साथ वह कहानी हमारे जेहन में एक स्थायी जगह बना लेती है। वे व्यक्ति मात्र की बात करती हैं, स्त्री पुरुष के एक सरलीकृत खांचे से स्वयं को मुक्त रखती हुई। यद्यपि उन्हें बार बार इस खांचे में लाने की पूरी कोशिश की जाती है, मगर वे स्वयं बतौर रचनाकार मनुष्य मात्र की कहानियों को कहने के लिए याद की जाए, ऐसा वे उनका आग्रह होता है। किसी भी ईमानदार लेखक का यही आग्रह होगा। और कई कई बातचीत में, अलग अलग प्रसंगों में वे उन बातों को उठाती हैं जहां उनका विश्वास आलोचकों से अधिक पाठकों पर होता है। ऐसे कई उदाहरण लेखक बनने की जो एक अपनी प्रक्रिया है, और कैसे उनके अपने जीवन का एक क्रमशः विकास हुआ, और उसमें धीरे धीरे अपने स्कूली और कॉलेज के जीवन से और बाद के परवर्ती जीवन से वे इस बात को समझती रहीं कि रचना अंततः लेखक और पाठक के बीच की ही अंतरक्रिया है, अंतःक्रिया है। तो ऐसी कई बातें हैं जो इस कहानी के संदर्भ में कही जा सकती हैं। बीच बीच में अगर कुछ और बातें याद आएंगी तो उसे भी साझा करूंगा। एक और उल्लेखनीय बात, हरी बिंदी की जो नायिका है, वह जिस तरह अपने
नियमित जो उसकी जो अपनी नियमित दिनचर्या है, उसके बीच एक दिन की जो फुर्सत मिलती है, बतौर गृहस्थे, जब उसका पति विगत रात को ही कहीं बाहर जा चुका है, तो वह कैसे अपने उस जीवन को पूरे लाइवनेस के साथ जीती है। तो इस प्रसंग में मुझे यह कहानी हरिबिंदी मृदुला गर्ग की अज्ञेय की कहानी, रोज या गैंग्रीन से आगे की कहानी लगती है। और यह होना भी चाहिए कि एक एक कर आने वाले रचनाकार अपने समय को किस तरह से दर्ज करते हैं। कई बार पृष्ठभूमि वही रहती है, मगर जिस तरह से उस पृष्ठभूमि में पात्रों का अपना विवेक युगानुरूप काम करता है, चीजें बदलती हैं, ठहराव नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि गैंग्रीन से आगे की यह कहानी हरिबिंदी ठहरती है। यद्यपि दोनों गृहस्थिन की कहानी है, दोनों में कहीं ना कहीं एक रूटीन के भीतर, एक चहारदीवारी के भीतर जीवन जीने की पद्धति है, कुछ हद तक विवशता भी कहा जा सकता है। मगर यहां पर नायिका कैसे आगे बढ़ती है, तो साहित्य का काम यह भी है कि वह उस परिवर्तन को भी, उस अपेक्षित जो बदलाव है, जो विकास है, उसको भी रेखांकित करे अपने तई। और 70 के दशक की शुरुआत में जिस तरह से यह कहानी हरिबिंदी आई और चर्चित हुई, आज भी कई संकलनों में हम इसे पढ़ते हैं। जब मृदुला गर्ग जी लोकप्रिय कहानियों की एक सीरीज, एक पुस्तक को संपादित कर रही थी स्वयं ही, उसमें भी उन्होंने अपनी इस कहानी को रखा। और 10 प्रतिनिधि कहानियां संग्रह में जब वे इस कहानी को नहीं रख पाई, तो कहीं ना कहीं यह बात उन्हें ध्यान में आती रही और भूमिका में इसकी चर्चा की और यह बताया कि अपेक्षाकृत लंबी कहानियों का वह संकलन है, तो इस कारण से इस छोटी कहानी को वहां रखना उन्हें उचित नहीं लगा। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं हरिबिंदी को लेकर। हरिबिंदी जो नाम ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक, इससे जो एक बिंब हमारे सामने आता है, अमूमन कुछ हटकर करने का, एक जो अमूमन जो बिंदी का जो एक रंग है, उससे अलग यह रंग दिखलाकर कैसे लेखिका उस परिपाटीबद्ध जीवन के बरक्स एक और जीवन को लाना चाह रही है। हम सबके भीतर वह जीवन होता है, हम जो जी रहे होते हैं उससे भिन्न किसी और रूप में भी जी लेना चाहते हैं। तो जीने का वर्तमान और जीने का जो स्वप्न है, जीने का जो यथार्थ है और जीने का जो स्वप्न है, इसके बीच हम सभी कहीं ना कहीं कसमसाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश करती दिखती इस कहानी की नायिका है। बेहद भावप्रवण कहानी और घटनाक्रम से अधिक मनोभावों को पकड़ती हुई कहानी, इस मनोभाव को दर्ज करती हुई यह कहानी। कहानी पढ़ूं इसके पूर्व वरिष्ठ और नामचीन कथाकार और संपादक
राजेंद्र यादव जी की स्मृति को भी नमन करता हूं। आज ही के दिन 9 वर्ष पूर्व उनका देहावसान हुआ और अभी हंस पत्रिका की ओर से उनके इस स्मृति दिवस पर कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है। आज से ही, आज भी हम लोगों ने दिल्ली में उन कार्यक्रमों की झलकियां सुनी, देखी, और यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो कार्यक्रम किसी जगह पर हो रहे हैं, हंस का यह कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, तो लाइव के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जो लोग उस जगह पर उपस्थित नहीं हैं, वे भी उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आज हम लोगों ने अशोक वाजपेयी जी को, मृदुला गर्ग जी को, गीतांजलि श्री जी को, संजय सहाय जी को और रचना यादव जी को, अनामिका जी को, ममता कालिया जी को, अलका सराबगी जी को आदि को वहां सुना। मुझे याद है कि जनसुलभ पुस्तकालय पर 2 वर्ष पूर्व, वर्ष 2020 में हमने राजेंद्र यादव पर इसी माह में एकाग्र का आयोजन भी किया था। निर्मल वर्मा जी और राजेंद्र यादव जी पर बारी बारी से। उस एकाग्र में भी तमाम लोग बोले थे। रचना यादव भी थी, मृदुला गर्ग जी थी और तमाम लोग थे। प्रियदर्शन थे, राधेश्याम तिवारी थे, सुधा अरोड़ा और वर्तमान संपादक हंस के सभी लोग। मृदुला जी की चूंकि यहां बात हो रही है, उन पर यह एकाग्र है, तो उन्होंने भी राजेंद्र यादव से जुड़ी कई यादें यहां पर साझा की थी। बतौर लेखक किस तरह की यादें रहीं, बतौर संपादक भी, क्योंकि हम जानते हैं मृदुला गर्ग जी का पहला ही उपन्यास, उसके हिस्से की धूप, तब राजेंद्र यादव जी ने ही छापी थी जब वे अक्षर प्रकाशन का काम देख रहे थे। उसकी भी चर्चा उस वक्तव्य में हुई। ये सभी कार्यक्रम मित्रों फेसबुक पर और यूट्यूब पर सहज ही उपलब्ध है। राजेंद्र यादव एकाग्र लिखेंगे, जनसुलभ पुस्तकालय लिखेंगे, तो आपको ये सारे कार्यक्रम मिलेंगे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो ऐसी कई यादें उन्होंने साझा की। कुछ ऐसी कहानियों की भी चर्चा मृदुला जी ने की कि उन्हें लगा कि इस कहानी के बाद तो उन्हें बालकनी से छलांग ही लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे सुखद पल उनके जीवन में कुछ नहीं आएगा। राजेंद्र यादव ने कहा कि नहीं, इस तरह का जो भावों का जो एक उद्वेग है उनके भीतर नहीं आता है। तो ऐसे कई प्रसंग दो रचनाकारों के हमें उन वक्तव्यों में दिखाई पड़ते हैं। मृदुला गर्ग जी के 2 वर्ष पूर्व दिए गए उस वक्तव्य में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें बतौर कहानीकार मृदुला गर्ग अपनी बात करती हैं, राजेंद्र यादव की भी बात करती हैं और तमाम अन्य रचनाकारों की भी, अपने प्रशंसकों की भी और कई लोगों की भी। मिलान कुंद्रा की बात करते हुए भी वे इस बात को दोहराती हैं कि कैसे लेखक प्रशंसकों को चाहता है और क्यों चाहता है। जब साधु सन्यासी भी अपने लिए पूरी अपने अनुयायियों की फौज चाहते हैं, तो लेखक क्यों नहीं चाहेगा, जो इतनी मेहनत से बगैर किसी खास मानदेय के, कम से कम भारत में या अन्य ऐसे देशों में जहां तो स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है लेखकों की, तो ऐसे में ये सारी बातें मृदुला जी करती हैं। तो आइए मित्रों, इस कहानी को पढ़ते हैं, हरी बिंदी को। आंख खुलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। आंख खुलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंधी
घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज आएगी, उठना नहीं है क्या? उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हां, अरे हां, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बांह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बांह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6 साढ़े 6 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहां कुछ दूर पर क्या है, तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूं, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गजल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चौड़ीदार पाजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली।
राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जवान निकाल कर चढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो किस तरह से भाषा में हम देखते हैं मृदुला गर्ग छोटी छोटी बातों से चमत्कार खड़ी कर देती हैं, और एक व्यक्ति के मनोभाव को, उसकी खुशियों को पकड़ने के लिए छोटे छोटे उदाहरणों से, छोटे छोटे विवरणों से कैसे उस पूरे मंजर को प्रस्तुत करती हैं। एक स्त्री, एक गृहस्थीन आज कुछ अलग तरह से जी रही है, तो उस अलग तरह से जीने में वह क्या क्या कर रही है, इसे हम देख रहे हैं। उस उल्लास को, उस सहज भाव को, उसकी उस खुशी को, उसके उस इत्मीनान को रचनाकार कैसे ब्योरे दर ब्योरे रख रहा है। आगे पढ़ता हूं। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। नकली है ना, और जरूरत से ज्यादा बड़ी। राजन कहता है, एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। और जरूरत से ज्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं। कुछ नहीं, उसने कहा, नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देख वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना यह चिंता किए कि ठीक कहां जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ले ही ली है तो कहीं न कहीं जाने को कहना पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफी देर खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। वह जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दढ़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार ने, बेचारा। जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा।
उसने चेहरा गंभीर बनाया और दढ़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहा होगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढता रहा होगा। देखिए कैसे रचनाकार दोनों ही तरफ के मनोभावों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, स्त्री की ओर से भी, पुरुष की ओर से भी। मृदुला गर्ग की यही खासियत है कि वह अपने पात्रों को और अपने सभी पात्रों को पूरा स्पेस देती है। उसके मनोभावों में भी जब तब यथासंभव झांकती रहती हैं। पाठक को कभी इस कोण से, कभी उस कोण से कुछ न कुछ दिखलाती रहती हैं, कुछ न कुछ सोचने पर बाध्य करती रहती। एक बार फिर से कुछ पंक्तियों को पढ़ता हूं। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहा होगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दूने बेग से हंस दी। फिर देखा बारिश थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफी गुस्सैल नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरां देख याद आया कि काफी जोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। एक साथ? बहरे ने आश्चर्य दिखाया। हां, कोई ऐतराज है? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है, मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती। पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है। कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से ज्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे दो कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतनी जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफी मांगने के बजाय एक ठहाका और लगा दी।
उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब वर्षा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना, उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हां, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूं सूरज यहां रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हां, आज खूब बरसेगा, उसने फिर कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफी पिएंगे? जरूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाला रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मार कर हंस पड़ा। इंग्लैंड में, उसने कहा। कॉफी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ाए समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं, यह जानने के लिए पेनी का खर्च पेनी का खर्चा करने को तैयार हूं, वह कह रहा था। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पेनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा। मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पेनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहां से बोरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा? वह जोर से हंस पड़ी। दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वह रहती कहां है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। हां। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज आता है प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है। अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फोस्फोरेसेंस के कारण शायद फोस्फोरेसेंस के कारण।
आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत, वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहां हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या ना समझे। वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छंट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया। कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा, पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। शुक्र है, उसने सोचा, पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। मैं यहां पर रुकता हूं। अब इस एक वाक्य से किस तरह स्त्री पुरुष की बराबरी को मृदुला गर्ग चिन्हित करती है। कोई ऐसा भाव नहीं कहीं स्त्री आगे बढ़कर कुछ कदम उठा रही है, कुछ खर्चे कर रही है, कहीं पुरुष कर रहा है, लेकिन स्त्री होने के कारण उसे इस तरह की बात हो कि नहीं मैं ही पैसे दूंगा, ऐसी बात नहीं। और अगर ऐसी बातें वह करता, जो एक विदेशी पर्यटक है, जो बाहर से आया है, तो उसे बुरा लगता, नायिका को। और यह बात एक वाक्य में किस तरह से आ जाती है। शुक्र है, उसने सोचा, पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। या वहां भी गौर कीजिए, जब उसे शक हुआ नायिका को कि अब आशिकाना बातें करेगा, कहीं ना कहीं जो एक आम धारणा है, और कई बार स्त्री उससे तंग आ जाती है, ऐसे लोगों से, ऐसे पुरुषों से जो बातचीत करके नैकट्य बढ़ाकर अंततः उन्हीं बातों की ओर, उन्हीं घिसी पिटी बातों की ओर उसे लाना चाहते हैं। तो वहां जब यह बात कहता है कि भाई बारिश में हमारी जो सड़क है वो भरी हुई रहेगी, तो ऐसे में अमुक जगह तक जाने का भाड़ा कितना होगा, मैं यह सोच रहा हूं। वहां भी वह रिलैक्स्ड महसूस करती है। ये जो स्टीरियोटाइप लोग हैं, नायिका उससे उबी हुई है। किसी भी स्टीरियोटाइप जवाब से, या जो हम अनुमान करते हैं किसी को लेकर कि वह ऐसा होगा, तो उससे जो एक लिजापन आता है, किसी इस तरह की आत्मसजग स्त्री के भीतर, इस पूरी कहानी में इस आगंतुक के साथ कहीं नहीं आया है। यही इस कहानी की खासियत है। दोनों समान रूप से मैच्योर दिखते हैं, दोनों समान रूप से एक दूसरे का आदर करते हैं, दोनों समान रूप से एक दूसरे को स्पेस देते हैं। दोनों मतलब स्त्री और पुरुष। यह इस कहानी का सौंदर्य है। बस कुछ ही पंक्तियां और बची हैं। अब हम लोग कहानी के समापन की ओर ही बढ़ रहे हैं। मैं फिर से कुछ शुरू से पढ़ता हूं, एक दो पंक्तियां पहले से। उसने देखा कॉफी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया।
कहा न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है उसने सोचा पैसे देने की जिद करता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह जरा ठिठकी कि टैक्सी जल्दी कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। तो मित्रों, यह थी कहानी हरी बिंदी मृदुला गर्ग की, बेहद चर्चित कहानी। और किस तरह से इसकी बुनावट और उन दोनों के संवाद कितने प्यारे हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने अच्छे हैं, और कितनी भीनी भीनी खुशबू लिए हुए हैं। और सौंदर्य भी है, सम्मान भी है, हास परिहास भी है, जीवन भी है, और जीवन को देखती दृष्टियां भी हैं। दोनों अपने अपने तरीके से उन पलों को जीते हैं। उन्मुक्त भाव, कहीं कोई कुंठा नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, उन्मुक्त और सहज भाव। इसलिए संभवतः यह कहानी पाठकों को इतनी अच्छी लगी होगी। आज भी लोग इस कहानी की चर्चा करते हैं। मृदुला जी स्वयं उस दौर में जाती हैं जब इस कहानी के बाबत कई कई प्रतिक्रियाएं उन्हें मिला करती थीं, हिंदी के पाठकों से भी और हिंदेतर पाठकों से भी, देश से भी और देश के बाहर से भी। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग समय निकालकर इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। अभी कुछ ही देर में हमारी एक ट्रेन है गोरखपुर के लिए, तो मैं यहाँ बिलासपुर से गोरखपुर को प्रस्थान करता हूँ। कल शाम वहां पहुंचेंगे और कोशिश रहेगी कि कल शाम की कड़ी भी अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो समय पर कर ली जाए। मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार।